नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम। आपके साथ मैं हूं प्रिया चौधरी। आज हम आए नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन डॉक्टर राहुल गुप्ता से खास बातचीत करने, कुछ जानकारी लेने के लिए। राहुल जी, हेड इंजरी के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि किस तरह की, कितने तरह की हेड इंजरी होती है और किस वजह से होती है। जब हम हेड इंजरी की बात करते हैं, इसका मतलब है हमारे सिर में चोट लगना। ये 3 टाइप की हमारे ग्रेड करते हैं उसको, माइनर, मॉडरेट और सिवियर। ओके। माइनर हेड इंजरी जो है वो बहुत ही कॉमन है। आपका सिर जो है दरवाजे से टकराया, आपका कार में एक्सीडेंट हुआ, आप चलते चलते गिर गए, सिर में से खून निकला, आप 2 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए बेहोश हुए, आंखों के सामने अंधेरा चाहा, उसके बाद आप ठीक हो गए, आपके हाथ पैर ठीक चल रहे हैं, आप चल के हॉस्पिटल में आए, अपना ट्रीटमेंट कराया और 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो गए या तुरंत भी डिस्चार्ज हो गए। ये माइनर हेड इंजरी है जो कि बहुत ही कॉमन है। इसमें शरीर को ज़्यादा क्षति नहीं होती है। पेशेंट 5-7 दिन में अपना बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अगर टाके भी होते हैं तो 10वें दिन पे वो निकल जाते हैं। फिर होती है सिवियर हेड इंजरी। सिवियर हेड इंजरी होती है जिसमें मरीज तुरंत बेहोश हो जाता है। हो सकता है सिर से काफ़ी खून बह गया हो सकता है ब्रेन के अंदर इंजरी हो सकता है स्कल का फ्रैक्चर हो, और उसको कोई आसपास वाले या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं वो ही हॉस्पिटल लेके आते हैं और वहाँ पर उसके CT स्कैन, MRI, एक्सरे वगैरह होते हैं और हो सकता है उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़े। तीसरा होता है मॉडरेट, जो कि दोनों के बीच में होता है। इसमें भी मरीज या तो बेहोश होता है या बेहोश जैसा होता है, कुछ देर बाद बीच में होश में आता है, कुछ बार होश में नहीं आता है, और उसको भी तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है और उसको वहाँ पर CT स्कैन, MRI द्वारा पूरी तरह इन्वेस्टिगेट किया जाता है और फिर कुछ पेशेंट में सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ती है। मॉडरेट हेड इंजरी में यूजुअली आउटकम अच्छा होता है अगर उसको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट टाइम पे मिल जाए, नहीं तो वो कई बार सिवियर इंजरी में भी कन्वर्ट हो सकता है और फिर पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे? पता कैसे चलेगा पेशेंट को किस लेवल की इंजरी है? एक कॉमन मैन कैसे इस बारे में जान सकता है? लेवल की इंजरी के बारे में जो जानकारी है वो डॉक्टर को होती है और डॉक्टर ही उसको बताता है और वो अपने नोट्स में लिखता है। CT स्कैन या टेस्ट? CT स्कैन, ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन, CT स्कैन, MRI, एक्सरेज, इन सबसे पता चलता है कि कितनी सिवियर हेड इंजरी है। तो इसके बारे में ये एक मापदंड है जो कि डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं अपने इमरजेंसी चैम्बर में या अपने हॉस्पिटल के अंदर, ताकि वो पेशेंट्स को उस हिसाब से ट्रीट कर सकें, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकें। तो आजकल देखा गया है, कम से कम नहीं तो मानते हैं, हर साल देश में 20 लाख ऐसे लोग हैं जिनको हेड इंजरी होती है। तो इस हेड इंजरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं? हेड इंजरी जो है वो एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है या प्रिवेंटेबल बीमारी है। अगर आप कंपेयर करेंगे डेवलप्ड नेशंस के कंपैरिजन में, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में, खासकर इंडिया में, इसके केसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जो मेन कारण है हेड इंजरी के वो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फॉल फ्रॉम हाइट, यानी ऊंचाई से गिरना। इसके अलावा इंडिया में असॉल्ट के केसेस यानी लड़ाई झगड़े के केसेस भी काफ़ी देखे गए हैं। तो इसमें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप ट्रैफिक रूल्स को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, आप गाड़ी को स्पीड पे नहीं चलाते, आप हेलमेट पहनते हैं, अगर आप चलने के टाइम पे पेडेस्ट्रियन है तो भी अपना ध्यान रखते हैं और तरह की गाड़ियों से बच के रहते हैं, तो उस केस में आपको जो है हेड इंजरी से प्रिवेंशन हो सकता है। इसके अलावा आप वर्क प्लेस में हैं या आप ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, आप बिल्डिंग में काम कर रहे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि आपकी ऊंचाई से गिरे नहीं। कईयों का देखा गया है फर्श स्लिपरी है, घर में फिसल गए, सीढ़ियों से गिर गए, उस केस में भी हेड इंजरी होने के चांसेस हैं, जो कि एक यंग लड़का या एक यंग लड़की तो झेल सकते हैं, पर अगर किसी एल्डरली में या बुजुर्ग में अगर इस तरह की इंजरी होती है तो उस केस में वो मेजर इंजरी या सिवियर हेड इंजरी भी हो सकती है। तो ये प्रिवेंशन के तरीके अगर आप ढंग से फॉलो करेंगे तो फिर आपको हेड इंजरी नहीं होगी। बच्चों में अक्सर देखा गया है, जो छोटा बच्चा होता है क्रॉल करते हुए बेड से गिर गया या कभी चलते चलते गिर पड़ा, तो बच्चों में बहुत कॉमन देखा गया है। बच्चों के लिए किस तरह के प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? जी हाँ, बच्चों में हमने 2 टाइप की हेड इंजरीज देखी हैं। एक हेड इंजरीज हैं जो कि संपन्न परिवार में देखी जाती हैं, जैसे कि बेड पे से बच्चा गिर गया या फिर गोद में से बच्चा गिर गया या किसी छोटे बच्चे ने बच्चे को उठाने की कोशिश करी तो उससे गिर गया। अक्सर जो बच्चे होते हैं 1-2 साल की उम्र तक, उनका सिर जो है उनके शरीर के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा और भारी होता है, तो उसमें सिर में चोट लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन उनकी जो हड्डी होती है वो बहुत ही स्ट्रांग नहीं होती है, हड्डी थोड़ी नाजुक होती है, जैसे प्लास्टिक होता है, तो कई बार वो हेड इंजरी को बर्दाश्त ज़्यादा अच्छे से कर पाती है क्योंकि वो तब जाती है या उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन फिर भी
इन बच्चों में खासकर ये चेंज देखा गया है कि इनके हड्डी और चमड़ी के बीच में काफ़ी ब्लड इकट्ठा हो जाता है, जो कि काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड वॉल्यूम काफ़ी कम होता है और अगर इतना ज़्यादा मात्रा में ब्लड इकट्ठा हो जाता है चमड़ी के नीचे तो उसकी वजह से नुकसान हो सकता है बच्चे को। सेकेंडली, बच्चों को कई बार रोना ज़्यादा रोता है तो हमें लगता है कि शायद हेड इंजरी ज़्यादा नहीं है, कई बार वो सुस्त हो जाता है। तो छोटे बच्चे में ये पकड़ पाना कि उसको मॉडरेट हेड इंजरी है, सिवियर हेड इंजरी है या माइनर हेड इंजरी है, ये थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बच्चे को तुरंत अस्पताल लेके आना होता है। दूसरा जो मैंने हेड इंजरी बताई जो कि गरीब परिवारों में देखी गई है, वो काफ़ी कॉमन है। नोएडा में मजदूर हैं, वो अपने काम में लगे हुए हैं, उनके बच्चे सो रहे हैं, थोड़ी देर में उठ गए, क्रॉल करते करते वो मुंडेर के पास जाके नीचे गिर गए। तो 10 फीट 20 फीट की हाइट से गिरे हुए बच्चे काफ़ी कॉमनली नोएडा में देखे गए हैं। तो इस टाइप के बच्चों को भी कभी सुरक्षा करना, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हेड इंजरी में बच्चों में एक हमें प्रॉब्लम आती है कि हम बार बार सीटी स्कैन नहीं कर सकते, क्योंकि सीटी स्कैन बच्चों के ब्रेन में नुकसान कर सकता है। इसलिए हमारे को बच्चे को क्लोजली आईसीयू के अंदर ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्लिनिकल साइंस देखने पड़ते हैं कि उसको प्रॉब्लम है कि नहीं है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें उसकी पल्स रेट है, हाथों पैरों का मूवमेंट है, कॉन्शियस लेवल है, वॉमिटिंग कितना कर रहा है, उसकी पुतलियाँ कैसे काम कर रही हैं, ये सब बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो उनमें हमारी प्रॉब्लम अनडिटेक्टेड रह सकती है और उससे पेशेंट को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जिनको कि ब्रेन हेमरेज हो जाता है या ब्रेन के अंदर काफ़ी डैमेज होता है, तो उसमें सर्जरी करने की ज़रूरत भी पड़ती है। तो उसमें रिकवरी टाइम कितना होता है? अगर हम किसी पेशेंट की हेड इंजरी की अगर सर्जरी होती है तो उसमें कितने दिन में घर जाने लायक या चलने फिरने लायक हो जाता है? देखिए, जो हेड इंजरी में रिकवरी है वो पहले से प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली माइनर हेड इंजरी अगर वो और ख़राब नहीं होती है कुछ टाइम में, क्योंकि हेड इंजरी जो है डायनेमिक प्रोसेस है, यानी ये नहीं है कि हेड इंजरी जिस वक्त हुई उसी वक्त आपके ब्रेन में प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम अगले 5-7 दिन तक बढ़ भी सकती है। तो अगर किसी का माइनर हेड इंजरी है या मॉडरेट हेड इंजरी है तो उसकी रिकवरी जो है वो अर्ली होती है। माइनर हेड इंजरी वाला 5-7 दिन में अपने काम पे वापस जा सकता है। मॉडरेट हेड इंजरी है तो महीने 2 महीने में हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकता है। पर जिसको सीवियर हेड इंजरी है उसको रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी बार उनकी रिकवरी हो भी नहीं पाती है, वो सारे जीवन के लिए अपने परिजनों पे डिपेंडेंट भी रह सकते हैं। बहुत सारे हेड इंजरी वाले केसेस हैं जो कि अस्पताल ही नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी हेड इंजरी वाले साइट पे ही मौत भी हो जाती है। इसीलिए हेड इंजरी जो है वो बहुत ही खतरनाक तरीके का प्रॉब्लम है और हेड इंजरी जो है वो ना हो वही सबसे अच्छा है, क्योंकि इसका कई बार इलाज संभव नहीं है। अक्सर देखा गया है कि किसी बच्चे को हेड इंजरी होती है, उसका उस टाइम पे कुछ ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो ये भी माना जाता है कि 20 साल 25-30 साल के बाद भी उसके लक्षण जो है हेड इंजरी के उसमें देखे जा सकते हैं, जिसको जो अशिक्षित समाज है वो कहते हैं मिर्गी का दौरा पड़ गया या इस चीज़ से रिलेट करके देखते हैं। जो हमारी ब्रेन है वो बहुत ही नाजुक स्ट्रक्चर है। हमारे ब्रेन में जो नर्व्स हैं या नर्वस सिस्टम है उसकी रीजनरेशन बहुत अच्छे से पॉसिबल नहीं हो पाती है। एक बार किसी ब्रेन के हिस्से में डैमेज हो गया, ब्लीडिंग हो गई या कंट्यूजन बन गया तो वो एरिया जो है उसमें एक परमानेंट स्कार बन जाता है। वो स्कार जो है वो आगे जाके एक दौरे का शेप भी ले सकता है। दौरे जो होते हैं बेसिकली या मिर्गी के दौरे जो होते हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें गड़बड़ होने की वजह से होता है। तो जो चोट लगती है जिससे स्कार बनता है या ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज होता है वो भी एक दौरे को उत्पन्न कर सकता है। और वो दौरा जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत हो, वो 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ एक ब्रेन में जो चोट लगती है, खासकर जो फ्रंटल लोब में लगते हैं, उसमें भी मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है लेकिन उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। कई बार वो ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, कुछ पेशेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं, यानी उनकी पर्सनैलिटी में चेंज आता है। तो ये भी लॉन्ग टर्म सीक्वेंस हैं हेड इंजरी के जो कि देखे गए हैं। उसके अलावा अगर किसी के हाथ या पैर में पैरालिसिस हो गया है तो हो सकता है उसकी रिकवरी 100% ना हो। तो हेड इंजरी के बाद अगर आप रिकवर कर जाते हैं और 99% तक भी रिकवर कर जाते हैं तो भी 1% का डैमेज रह सकता है जो कि आपको लॉन्ग टर्म भी तंग कर सकता है, या दूसरा व्यक्ति है वो इस बात का महसूस कर सकता है कि इसको जरूर कोई ना कोई ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम है। तो इसका कुछ असर शरीर के और अंगों पर भी पड़ने को देखने को मिल सकता है। हाँ, ब्रेन जो है वो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। अगर हमारे ब्रेन में कोई भी नुकसान है या ब्रेन में कोई भी एक्टिविटी पूरी तरह से नहीं हो रही है तो उससे बाकी शरीर को भी नुकसान हो सकता है। सर, ब्रेन हैमरेज कितनी तरह के हो सकते हैं और उनका किस तरीके से इलाज किया जा सकता है? तो जो हेड इंजरी होती है उसमें अगर आपके ब्रेन के अंदर ब्लड इकट्ठा हो रहा है तो अगर वो छोटे अमाउंट में है, बहुत कम है, तो उसमें कुछ नहीं करना होता, दवाइयाँ देनी होती हैं और पेशेंट को बेड रेस्ट कराना होता है। अगर उसके सांस में तकलीफ है या पूरी तरह होश में नहीं है तो कई बार उसको वेंटिलेटर भी लगाया जा सकता है ताकि
उसके ब्रेन को रेस्ट दिया जाए और उसके ब्रेन को पूरी तरीके से एक एनवायरनमेंट दिया जाए जिससे कि वो जल्दी रिकवर करे। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर ब्रेन हेमरेज बहुत बड़े साइज़ का होता है, वो ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहा होता है, वहाँ मिड लाइन शिफ्ट होती है, उस केस में तुरंत सर्जरी करनी पड़ती है। इस तरह के ब्रेन हेमरेज एक्स्ट्राड्यूरल हेमेटोमा भी हो सकते हैं जिनका की प्रोग्नोसिस आगे चल के बहुत अच्छा है। कुछ केसेस में ब्रेन के अंदर इंजरी होती है, साथ में उसकी ब्रेन की सतह पे ब्लीडिंग होती है जिसको सबड्यूरल हेमेटोमा कहते हैं। उस केस में भी तुरंत सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। उस केस में हम बड़ी सी हड्डी हटा के देते हैं और हड्डी को वापस नहीं रखते हैं, या तो उसको पेट की दीवार में रख देते हैं या बाहर बोन बैंक में संभाल के रख देते हैं, और जब मरीज एक बार ठीक हो जाता है 4-6 महीने बाद, तब उसको दोबारा लगाया जा सकता है। उसको बोन फ्लैप रिप्लेसमेंट या क्रेनियोप्लास्टी कहते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसके अंदर ब्रेन के टिश्यू का काफ़ी डैमेज होता है, तो उसमें भी हमारे को हड्डी हटा के और ब्रेन के उस टिश्यू को निकालना पड़ता है, नहीं तो वो बाकी ब्रेन के टिश्यूज़ को इंजरी करता है। कुछ एक ऐसी इंजरीज होती हैं जिसके अंदर की स्कल बेस का डैमेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा हड्डी टूटी होती है, या हमारे वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज होता है, जैसे कि ब्रेन स्टेम को इंजरी होती है। उस केस में सर्जरी पॉसिबल नहीं भी होती है और हम उसमें सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिकवरी की वेट करते हैं, जिसमें कि हो सकता है कि पेशेंट्स को मेजर डेफिसिट्स हो और पेशेंट पूरी तरह ठीक ना हो। तो इसमें फिर रिकवरी टाइम कितना होता है? अब अस्पताल से घर जाने के बाद पेशेंट को कितने दिन लगते हैं ठीक होने में? जो पेशेंट्स ठीक हो गए, चल के जा रहे हैं, या जो पेशेंट्स ठीक से हैं पर पूरी तरह रिकवरी नहीं है, वो तो 2-3 महीने में ठीक हो जाएंगे। पर जो पेशेंट्स सिवियर हेड इंजरी के हैं, उनके हो सकता है हमें सांस का रास्ता बनाया हो सकता है वो कोमा में हो सकता है उनको फीडिंग के लिए, यूरिन पास करने के लिए, स्टूल्स पास करने के लिए, करवट दिलाने के लिए, हर चीज़ के लिए उनको सहायता की ज़रूरत हो। उस केस में उनको एक अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए ऐसे पेशेंट्स को घर पे रखा जाता है। बहुत सारी एजेंसीज़ आ गई हैं आजकल जो कि नर्स और GDS प्रोवाइड करती हैं, जो कि घर में एक ICU जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जहाँ पर कि पेशेंट्स की पूरी तरीके से सेवा हो सके। उसमें खासकर ये ध्यान रखना होता है कि उसकी न्यूट्रिशन फीडिंग अच्छे से हो, उसका यूरिन का, स्टूल्स का ध्यान रखा जाता है, उसकी चमड़ी की डेली मालिश करी जाती है, कमर का ध्यान रखा जाता है, और वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम अपने आप करते हैं और वो पेशेंट हमारे पे डिपेंडेंट है, उन सब का ध्यान रखा जाता है। फिजियोथेरेपी दिन में 2 या 3 बार होती है। उसकी सांस का ध्यान रखा जाता है कि वो ठीक से सांस ले रहा है नहीं ले रहा। हर तरीके के इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जाता है। कई बार एंटीबायोटिक्स भी चलानी पड़ती हैं। कुछ एक ब्रेन के न्यूट्रिशन की दवाइयाँ आती हैं जो कि विटामिन होते हैं, उनको भी चलाया जाता है। और उसके अलावा डॉक्टर से हर हफ्ते या 10 दिन में एक बार संपर्क किया जाता है। कई बार इनके कैथेटर्स को चेंज करना पड़ता है। फीडिंग के लिए कई बार पेट से हम पाइप डाल देते हैं जिसको कि पैक कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है उन पेशेंट्स के लिए जो कि हेड इंजरी की वजह से डिपेंडेंट हैं, अपने आप चल फिर नहीं पा रहे हैं। इनमें रिकवरी काफ़ी स्लो होती है, तो फैमिली के एक मेंबर को पूरा ध्यान रख के करना पड़ता है, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए हम सर्वेंट्स पे, नर्स पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। जब तक फैमिली मेंबर का खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तब तक इंडिया के अंदर एटलीस्ट बहुत अच्छी केयर नहीं हो पाती है। इसीलिए ये जो है, अगर सिवियर हेड इंजरी हो जाती है तो वो एक बहुत ही डिवास्टेटिंग कंडीशन है जिसमें कि मरीज खुद नहीं पर पूरा परिवार सफ़र करता है, नॉट जस्ट इमोशनली बट सोशली एंड फाइनेंशियली एज वेल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। नेशनल खबर, सब पर नजर।